हम स्टार्ट करते हैं, बाकी जिनको कनेक्ट होना होगा होते रहेंगे, दूसरों के चक्कर में आपका टाइम क्यों खराब हो। तो देखो, कल हम लोगों ने मरकरी बैरोमीटर पे डिस्कशन शुरू किया था, अगर आपको याद हो, और मैंने आपको रीजन बताया था। मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आप किसी भी मरकरी ट्रफ का मतलब कि कोई एक कंटेनर लो और उसके अंदर मरकरी रखो, यू फिल इट विथ मरकरी, और दूसरा एक ट्यूब लो जिसमें कंप्लीटली आप मरकरी फिल कर दो, सच दैट कि देयर इज नो गैस entrapped और देयर इज नो एयर entrapped इनसाइड द ट्यूब। पूरे में मरकरी था। जब आप इसको उल्टा करके इस मरकरी ट्रफ में रखेंगे आप, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये मरकरी नीचे आएगा, और तब तक नीचे आएगा जब तक द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द मरकरी इनसाइड द ट्यूब बिकम्स इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। ये कल आपको बताया था, याद आ रहा है? और इसमें मैंने आपसे रीजन बोला था सर कि ये अगर पॉइंट मान लेते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, एंड लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, एंड दिस पॉइंट बी सी। तो हमें क्लियर है कि दीज ए एंड बी आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट वुड बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरी बात हमें ये भी मालूम है कि स्टैटिक लिक्विड के अंदर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर हैज टू बी सेम। इसका मतलब है कि सर प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी, बिकॉज ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर एट द सेम लेवल। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर हर पॉइंट पे सेम होगा, और इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एज प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक, तो देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं कि पीसी दैट इज द प्रेशर एट सी विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू मरकरी, प्रेशर ऑफ एच जी। ठीक है, जिसका हाइट कितना है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रेशर एट सी किसकी वजह से है? मरकरी की वजह से। तो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू 76 centimeter of mercury, and that has to be equal to the atmospheric pressure, क्योंकि PC is also equal to PAB, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सी लेवल पे कहीं पर भी अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर exerted by 76 centimeter of mercury, will be equal to 76 centimeter of mercury। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि अच्छा, किसी भी लेंथ ऑफ द लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसको आप कैसे लिखते हो? तो यू राइट इट एज रो जी मल्टीप्लाइड बाई एच। एम आई राइट? यस सर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर किसके बराबर है? जितना प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का लग रहा है उतना ही प्रेशर होगा यहाँ पर। और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर कितना लगाएगा? तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द मरकरी विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये मरकरी का प्रेशर मरकरी की डेंसिटी होती है, मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द मरकरी, बिकॉज this density that we have taken for the mercury is in kg per meter cube, hence जो आपको हाइट लेना पड़ेगा that will also be taken in meters, मतलब in SI unit, तो 0.76 मीटर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जी। जी की वैल्यू अपने को पता है कि इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आएगी 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. This is the value of atmospheric pressure, जिसको हम जनरली 1.01 into 10 to the power 5 Pascal लिखते हैं। ठीक है, तो 1.01 into 10 to the power 5 Pascal या 1 atm प्रेशर, आप इसको 1 atm प्रेशर भी कहते हैं, तो 1 atm आप कहें या 1.01 into 10 to the power 5 Pascal कहें, दोनों का एक ही मतलब है सर। ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर exerted, या दिस इज द atmospheric pressure which is exactly equal to the pressure exerted by the mercury column of height or length 76 centimeter। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद मैं एक और इससे रिलेटेड एक छोटे से पॉइंट पे आऊं जो सेक्शन में कल पूछा भी था कि सर why can't we perform the same experiment with any other liquid other than mercury। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
लेकिन याद रखिएगा ये सी लेवल पे है, अगर आप ऊपर जाने लगेंगे तो आपके प्रेशर की वैल्यू चेंज होने लगेगी, मतलब इनफैक्ट डिक्रीज होने लगेगी। अगर आप सी लेवल से अंदर जाने लगेंगे, ठीक है, सी के अंदर या रिवर के अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो प्रेशर है वो आपका इतना ही रहेगा। तो प्रेशर विल वेरी विथ हाइट और डेप्थ। बट हाँ, एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं, कि एज लॉन्ग एज you are on the sea level, the atmospheric pressure will be exactly equal to 76 centimeter of mercury. Okay. Done? Yes. ठीक है हर्षित, हो गया? यस सर। ठीक है बेटे, अब यहाँ समझो, ये तो हो गया सर कि ये मरकरी के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, टॉरिसेली ने एक्सपेरिमेंट किया बेसिकली। अब आप भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट इन स्कूल्स। एनीवेज, अब अगर यही हम कोई और लिक्विड लेते तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं होता? बिल्कुल मेजर होता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर could have been measured with any liquid or it can be measured with any liquid, but the height of the liquid which will be balanced, which will balance the atmospheric pressure, that will not be same for each liquid. देखो जैसे मरकरी का हाइट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है, वो मरकरी का हाइट कितना है? 76 सेंटीमीटर है, मतलब 0.76 मीटर ऑफ मरकरी, 76 मीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर उतना ही होता है जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट द सी लेवल, राइट? बट इंस्टेड ऑफ मरकरी अगर आप कोई दूसरी लिक्विड ले लेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर, अभी मैं करके भी बताऊंगा उसका वैल्यू, अगर आप वाटर ले लेंगे तो फिर ये 76 सेंटीमीटर नहीं होगा। मतलब वाटर का 76 सेंटीमीटर का जो हाइट होगा उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी अलग है। समझ रहे हैं आप मरकरी की डेंसिटी देखिए ना, 13.6 है इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब वाटर की डेंसिटी देखेंगे तो कितनी आएगी? 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। फर्क आ गया डेंसिटी में। तो डेंसिटी में अगर डिफरेंस आ गया तो प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा। अब एक बात समझो कि आपको मालूम है कि किसी भी सी लेवल पे अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है। ठीक है, 1.013 होती है, जनरली हम 1.01 लेते हैं, बट अभी सिंपली जस्ट मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं इसी चीज को 1 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। वैसे 1.013 एक्चुअल है, बट हम लोग जनरली कितना लिखेंगे? हम लोग अपने लिए कैलकुलेशन में 1.01 लिखेंगे, और यहाँ पर मैं स्पेशली 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल लिख रहा हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन आसान रख सकूं, क्योंकि मुझे बस कुछ लॉजिक समझाना है। अब देखिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर मुझे इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करना है तो व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द वाटर which will be whose pressure will be exactly equal to 10 to the power 5 पास्कल। मतलब वाटर के कितने हाइट का जो प्रेशर है वो 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होगा। तो चलो देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी इनटू हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, हमें हाइट ऑफ वाटर चाहिए तो हम लिखेंगे 10 टू द पावर 5, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम है कि 10 टू द पावर 3 होती है, जी मतलब 10। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये 10 टू द पावर 5 ऊपर ले जाओगे तो ये 10 मीटर आ जाएगा। समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो? 10 मीटर हाइट ऑफ लिक्विड, इसका मतलब 10 मीटर हाइट। तो ट्यूब की जो साइज होगा वो 10 मीटर से ज्यादा ही होगा। फिर सोचो, क्या 10 मीटर या 11 मीटर की ट्यूब में वाटर भर के ये एक्सपेरिमेंट करना आसान है क्या? क्योंकि ट्यूब की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो इट इज नॉट फिजिबल टू डू दैट, राइट? बट जब हम यही काम मरकरी में कर रहे हैं तो ये मरकरी में जो ये हाइट है दैट इज ओनली इक्वल टू 0.76 मीटर। तो वहां पर आसान बात है ना, 0.76 मीटर मतलब 1 मीटर से भी छोटा, तो वो थोड़ा फिजिबल है। इसीलिए हम ये एक्सपेरिमेंट मरकरी के साथ करते हैं। ऑल्दो दिस एक्सपेरिमेंट इज वैलिड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लें आप, सारे लिक्विड के लिए वैलिड है। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? सर फिर हम अगर कोई लिक्विड लेते जिसकी डेंसिटी मरकरी से ज्यादा हो तो हमें कम स्केल यूज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। सर तो वो कोई उसका कोई एग्जांपल नहीं हो सकता? उसका एग्जांपल ढूंढना, मुझे अभी फिलहाल तो कोई याद नहीं है कि जो मरकरी की डेंसिटी से। सर तो मेरा मतलब वो क्यों यूज करते हैं मरकरी क्यों? वो क्यों नहीं यूज करते हैं, ये बात भी तेरी सही है, बट वो लिक्विड कौन सी होगी? वो भी यूज हो सकती है, ऐसा थोड़ी है। लिक्विड कोई सी भी यूज हो सकती है। अब ज्यादा वाले का तो मैंने रीजन समझा दिया कि वाटर क्यों नहीं यूज करते, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया।
अब कोई दूसरा क्यों नहीं यूज करते हैं? अगर इससे ज्यादा की डेंसिटी हो तो क्यों नहीं यूज करेंगे? सर ऐसा उसकी नहीं है कि नहीं यूज केमिकल करेंगे, प्रॉपर्टीज हो करेंगे। सकती है उसकी वजह। नहीं, ऐसा सच तो नहीं होना चाहिए। इट हैज नथिंग टू डू विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। सर मे बी स्टिल मैं मतलब वो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा। जी सर, मतलब केमिकली फिजिकल, सॉरी, जैसे वोलेटाइल हो सकता है वो। हाँ, मतलब कुछ रीजन हो या रीजन ना भी हो सकता है कि टॉरिसेली ने मरकरी के साथ किया तो इसलिए मरकरी के साथ बात हो रही है। सर भाई और हम एक तो और लास्ट अल्टीमेटली डेंसिटी बताइए। और हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना? डेंसिटी और हाइट का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा ना, मतलब इसे कह सकते हैं हाँ, कांस्टेंट। जाहिर सी बात है कांस्टेंट रहेगा क्योंकि जी कांस्टेंट है। सर तो सर डायरेक्टली ऐसे न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली तब आप कर सकते हैं। ओके बट सर। अगर प्रेशर की वैल्यू अलग अलग है तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, मगर मतलब प्रेशर को अगर कांस्टेंट रख दें आप, तो प्रेशर को आप कांस्टेंट रख देंगे तो फिर आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। जी सर। ठीक है, यस सर। ओके। एक मिनट रुकना। चलिए साहब, तो ये जो है हमने कुछ चीजों पर डिस्कशन किया और मैं चीजों को रिपीट कर देता हूं आपके साथ कि हमने किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है। तो हमने जो जो पॉइंट्स पर डिस्कशन किया वो ये है कि सर प्रेशर वेरीज विथ डेप्थ या हाइट, वो हमें पता है आप कैसे लिखना है, रो जी एच। दूसरा मैंने आपसे ये बोला है कि एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर की वैल्यू हमेशा सेम होती है, ये भी आपको मालूम है, इफ द लिक्विड इज स्टैटिक। दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सिंपल सी बात है सर, कितनी होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या 1 atm, राइट। अच्छा, अब हम कुछ चीजों को समझना शुरू करते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें हम चीजों को समझेंगे। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर लिखें तो कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी राइट द प्रेशर? तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ टू राइट द प्रेशर। हाउ डू यू राइट द प्रेशर, उसका मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ, तरीका सिखा रहा हूँ। मेथड या तरीका समझिएगा। मान लीजिए कि सर मैं आपसे कहूँ ये ट्यूब है इस प्रकार से, ये आपकी इस तरह की ट्यूब है। ये ऐसी कोई ट्यूब है, ठीक है। अब आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो ट्यूब है, यहाँ पर ये लिक्विड ऐसे भरी हुई है, ठीक है। मान लो इधर लिक्विड की हाइट इज h1, ठीक है, और यहाँ पर जो लिक्विड की हाइट है लेट दैट हाइट बी h2। यहाँ पर लिक्विड की हाइट h2 है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर ये लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। ये वाला हाइट हम मान लेते हैं h है, ये वाली हाइट भी हम मान लेते हैं h है, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि प्रेशर लिखो भाई, इस पॉइंट का प्रेशर लिखो, इस पॉइंट का प्रेशर, ठीक है। यहाँ से लेके कहीं से भी, कहीं का भी प्रेशर लिख सकते हैं हम। वी कैन राइट द प्रेशर एट एनी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट का प्रेशर। मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जाए यहाँ का प्रेशर लिखो, हाउ विल यू राइट द प्रेशर? प्रेशर आपको लिखना है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इसका प्रेशर लिखना है, हाउ विल यू राइट दैट प्रेशर? ये पॉइंट मान लो सी, हाउ विल यू राइट द प्रेशर एट सी? ठीक है, इस ट्यूब के अंदर, है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो तरीका सीखिए। एक बात याद रखिएगा कि हम किसी भी हाइट से शुरू करें, ठीक है, वी स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द हाइट, बट रिमेंबर कि जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज, जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। और एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर के साथ प्लस साइन, और प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर के साथ माइनस साइन, ठीक है। प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर के साथ प्लस साइन, प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर के साथ माइनस साइन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं, मान लो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रेशर एट दिस पॉइंट? व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट? रो इस जी एच पॉइंट पे होगा। प्रेशर, नहीं नहीं,
सॉरी एटीएम प्रेशर PATM है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है सक्षम, तो Yes, यहाँ पर sir. जो प्रेशर है दैट इज सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जानवी जी, जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, व्हेन यू हैव कम डाउन टू दिस पॉइंट, राइट, इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे आप, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर होगा PATM जो था प्लस ऑफ ρGH1, करेक्ट है। Yes. अब आते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हमसे कोई प्रेशर पूछ ले कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर, बिकॉज इट इज स्टैटिक लिक्विड, मैंने फ्लो तो नहीं बोला है, मैंने बोला है कि भाई लिक्विड इस ट्यूब के अंदर है तो रुकी हुई है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अगर सेम लेवल पे है ना, ये अगर मैं यहाँ पर नीचे वाला कोई पॉइंट अज्यूम कर लूं तो दैट विल बी एट द सेम लेवल, तो इसका मतलब है प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा भाई, है ना, हॉरिजॉन्टली प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर में चेंज वर्टिकली होगा, वो भी तब जब लिक्विड स्टैटिक हो। अगर लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड है या एक्सेलरेटिंग है, मतलब लिक्विड स्टैटिक है मगर एक्सेलरेटिंग है, तो भी प्रेशर का वेरिएशन आएगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बट अभी फिलहाल यहाँ पर लिक्विड स्टैटिक है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। अब आप ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, यहाँ से ऊपर जाइए, तो कितने हाइट ऊपर गए, H हाइट, तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, जो प्रेशर आप लेके चले थे PATM प्लस ऑफ ρGH1, उसमें से कितना प्रेशर घटा दो, ρGH। क्यों सब्ट्रैक्ट क्यों किया आपने, सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, एम आई राइट। यस सर। Yes. ठीक है, अब इस पॉइंट पे आइए, आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर का भी प्रेशर तो वही रहेगा, द प्रेशर विल रिमेन सेम एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर रिमेन सेम। अब यहाँ के बाद आप फिर फर्दर नीचे जाइए, यहाँ जाइए, तो अब ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब आप क्या लिखेंगे, PATM प्लस ऑफ ρGH1 माइनस ऑफ ρGH, यहाँ तक का प्रेशर लिखा हुआ था ऑलरेडी, और उसमें आपको ऐड कर देना है प्लस ऑफ ρGH। डिड यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ρGH से ρGH कैंसिल हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, जो ये बच गया वो कितना बच गया, PATM प्लस ऑफ ρGH1। ठीक है भाई। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर पहुंचिए, यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो अब फिर से ऊपर गए, तो इस वाले प्रेशर में से इस हाइट वाला प्रेशर और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या लिखोगे, PATM, ठीक है, प्लस ऑफ ρGH1, ये तो यहाँ पर प्रेशर था इस पॉइंट पे, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ऑफ ρGH2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बच गया वही प्रेशर है। और ये प्रेशर अगर लिक्विड स्टैटिक है तो ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये वाला प्रेशर ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। समझे। उसके मतलब पीए भी PATM में इंक्लूड करता है और वो इक्वल भी है PATM के, मतलब ρGH1 माइनस ρGH2 0 होगा ना। देखो सिंपल सी बात है कि ये वाला जो है, ये वाला ये ऊपर से लग रहा है ना, ये प्रेशर, और ये नीचे से यहाँ तक पहुंचने पे जो प्रेशर है, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में ये देखो ये वाला जो, मतलब ρGH1 हाँ और H1 और H2 सेम हाइट से ना। हाँ, वो H1 H2 शुड बी सेम, बट मैंने ऐसे ही कुछ हाइट ले लिया था, अभी मैंने कोई डेटा वेटा नहीं लिया है, तो मैंने ऐसे ही कुछ लिखने का बस तरीका सिखाया है। अनडाउटेडली ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप इसको फाइनली यहाँ पर लिखेंगे तो आप लिखेंगे PATM is equal to PATM प्लस ऑफ ρGH1 माइनस ऑफ ρGH2 विदाउट एनी डाउट, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि माइनस ऑफ ρGH1 इज इक्वल टू ρGH2, तो ρG कैंसिल हो गया, तो H1 हैज टू बी इक्वल टू H2, तभी इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। जी सर समझ गया। इसको एज इट इज नोट Yes, करिए sir. जल्दी से। डन, ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन समझाता हूँ। ये तो सर आपको प्रेशर लिखने का तरीका समझ में आया कि अगर आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर नेगेटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक बुक वाला क्वेश्चन लूंगा मैं, बट उससे पहले मैं अपने लेवल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए
यहाँ पर ये कोई सेपरेटर है, वाल्व है या सेपरेटर है, जो भी कह लें आप। यहाँ पर ये वाल्व है या सेपरेटर है जो सेपरेट कर रहा है दो तरफ की लिक्विड को। इधर एक लिक्विड है और इधर एक लिक्विड है, ठीक है। दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम नहीं है। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, लेट दैट बी 2 रो, और इसकी डेंसिटी है रो। क्लियर हो गई बात? दोनों Yes. लिक्विड की डेंसिटी सेम नहीं है। आपसे बोला कि इस तरफ जो लिक्विड की हाइट है, लेट दैट बी h। अच्छा, ये नीचे से हाइट मेजर करो या ऊपर से, डजेंट मैटर। ये जो थिकनेस है ना वो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और इधर वाली जो हाइट है दैट इज ऑल्सो h, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेपरेटर दो लिक्विड को सेपरेट कर रहा है, और याद रखिएगा दोनों लिक्विड इमिसिबल लिक्विड है। लिक्विड्स आर इमिसिबल, लिक्विड्स आर इमिसिबल। इमिसिबल का क्या मतलब? इमिसिबल का क्या मतलब कि these two liquid cannot Mix mix नहीं together। होंगे। मिक्स नहीं होगा, जैसे पानी और तेल है ना, पानी और तेल मान लो, वो मिक्स तो नहीं होगा, तो ये इमिसिबल लिक्विड है, मिक्स नहीं हो सकता। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आफ्टर द सेपरेटर इज मूव्ड, मैं खुद ही सॉल्व करूंगा बट पहले आप क्वेश्चन समझे। आफ्टर दिस सेपरेटर विच इज सेपरेटिंग द टू लिक्विड, ब्लैक लिक्विड एंड रेड लिक्विड, आफ्टर दिस सेपरेटर इज रिमूव्ड, what will be the height of the liquid in both the tubes? समझ में आई बात? सेपरेटर को अगर हम मूव कर देंगे तो क्या हाइट यही रहेगी या हाइट चेंज हो जाएगी? अगर हाइट चेंज होगी तो व्हाट विल बी द फाइनल हाइट इन बोथ द ट्यूब्स? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखिए, आफ्टर द सेपरेटर इज रिमूव्ड, after the separator is removed, after the separator is removed, find the height of the liquid. After the separator is removed, find the height of the liquid in both the tubes. After the separator is removed, find the height of the liquid in both the tubes. लिख लिया? लिख लिया सर? जी सर। Yes. ठीक है, क्वेश्चन ट्राई नहीं करना आपने, पहले सुनना है, क्योंकि पहले सीखिए उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब सेपरेटर है तो ये दोनों को मिक्स, वैसे भी मिक्स नहीं होंगे ये, बट दोनों को ये रोक रहा है। मतलब इट इज नॉट अलाउइंग दिस लेफ्ट वाला लिक्विड, ब्लैक लिक्विड, टू कंप्रेस दिस रेड लिक्विड, ठीक है। इसको पुश करने का अलाउ नहीं कर रहा है। सर ऐसा क्यों होगा? व्हाई विल इट पुश? तो इस बात को समझो, इस ब्लैक वाली लिक्विड की डेंसिटी डबल है देन दैट ऑफ द रेड वाली लिक्विड। तो मुझे एक बात बताओ, ब्लैक वाली का हाइट और रेड वाली हाइट सेम है, बट मुझे एक पॉइंट समझाओ कि क्या ब्लैक वाली का प्रेशर और रेड वाली का प्रेशर सेम है? No, sir. नो सर, बिकॉज डेंसिटी इज डबल, राइट? density of a liquid depends on its pressure of a liquid depends on its density also। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेशर आप लिखते हैं रो जी एच, भाई इसकी डेंसिटी डबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रेशर इसके प्रेशर से डबल है, विदाउट एनी डाउट, यस सर। है ना। तो जब हम सेपरेटर को रिमूव करेंगे, यहाँ से इस सेपरेटर को हटाएंगे, तो अनडाउटेडली इसका लेफ्ट वाले लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है और राइट वाले लिक्विड का प्रेशर कम है, तो लेफ्ट वाला लिक्विड नीचे भागेगा ताकि वो अपने प्रेशर को कम कर सके और राइट वाले लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज बढ़ा सके, ताकि बोथ ऑफ द लिक्विड रीचेस टू द सेम प्रेशर। डिड यू अंडरस्टैंड? आपको हमेशा याद होगा कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। डजंट मैटर कि आपकी क्वांटिटी दूसरे वाले ट्यूब में भले लिक्विड की ज्यादा हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक प्रेशर सेम नहीं है, लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो कि मैं एक ट्यूब इस तरह से लूं, इस तरह का ट्यूब कंसीडर करूं, ऐसा ट्यूब कंसीडर करूं, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर लिक्विड की हाइट इतनी है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पर लिक्विड की हाइट बस इतनी सी है, ठीक है। ऑल्दो ये पॉसिबल है कि ये इधर जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी इधर के लिक्विड की क्वांटिटी से ज्यादा हो, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। मानते हो इस बात को?
स्टिल क्या होगा कि ये जो ब्लैक वाली लिक्विड है वो नीचे फ्लो करेगी और ये रेड वाली लिक्विड को धक्का देकर ऊपर ले जाएगी, ताकि कि प्रेशर दोनों साइड का सेम हो सके, है ना? बिकॉज प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी और द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेन्ड। क्लियर? तो इसीलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर मैं सेपरेटर को रिमूव करूंगा तो यहां देखिए, आफ्टर द सेपरेटर इज रिमूव्ड, मैं इधर बनाता हूं जरा। अगर आपने सेपरेटर को हटा दिया तो लेफ्ट वाली जो लिक्विड है वो नीचे आएगी, राइट वाली लिक्विड को धक्का देगी तो ये कुछ नीचे आ जाएगी। इसकी इनिशियल हाइट वाज h, मान लो ये x हाइट नीचे आ गया, तो बची हुई हाइट कितनी है? h माइनस ऑफ x है, मानते हो? ये बची हुई हाइट h माइनस ऑफ x है। जब ये इधर आएगा तो ये इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेगा, इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो रेड वाली लिक्विड, बिकॉज ये मिक्स नहीं हो सकती है लिक्विड्स, तो ये रेड वाली सीधा सीधा ऐसे ही ऊपर चली जाएगी। और कितने हाइट ऊपर जाएगी? तो ये अपने h हाइट पे थी पहले से, ठीक है, h हाइट पे पहले से थी, और अब कितना हाइट ऊपर चली गई? x हाइट ऊपर चली जाएगी। ये तो होगा। यस सर। ये ऑलरेडी h हाइट पे ऑलरेडी थी और इसने धक्का दिया ताकि ये लिक्विड और ऊपर चढ़े, तो और कितना ऊपर चढ़े भाई? इसने धक्का दिया ताकि x ऊपर चढ़ जाए, ये x। मतलब जितना ब्लैक वाली लिक्विड नीचे आएगी उतना ये ऊपर जाएगी। क्लियर? अब सर हम क्या कर सकते हैं? तो चलो हम करते हैं कुछ। इस पॉइंट को देखो जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है, एकदम लोएस्ट पॉइंट को, और इस पॉइंट को देखो जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ये तब तक फ्लो करेगी, मतलब एक लिक्विड नीचे और दूसरी लिक्विड ऊपर, तब तक ऐसा प्रोसेस चलेगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो आफ्टर दिस लिक्विड इन बोथ द ट्यूब्स कम्स इनटू इक्विलिब्रियम, कि मतलब अब फर्दर कोई नीचे और कोई ऊपर फ्लो नहीं कर रहा है। तो क्या मैं इस सिचुएशन में क्या कह सकता हूँ? इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ? इस केस में हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड स्टैटिक हो गई, और जब लिक्विड स्टैटिक हो गई तो सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी भाई? यस सर। सोच के देखिए। अब मैं कह सकता हूँ ना कि सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम है, तो प्रेशर की वैल्यू अगर सेम है तो देखो मैं ये कह सकता हूँ सर कि हाँ, जी जी, सर आपने बोला ना स्टैटिक हो गई, कैसे? देखो ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट विल कंटिन्यू टू फ्लो और पूरी लिक्विड इधर चली जाएगी, नहीं। ये इस लेफ्ट वाले जो ट्यूब है उसमें लिक्विड तब तक कम होती जाएगी जब तक राइट वाले ट्यूब के लिक्विड का प्रेशर और लेफ्ट वाले साइड का प्रेशर सेम नहीं हो जाए। नहीं आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर सेम हो गई तो उसके बाद देयर विल बी नो फर्दर फ्लो। ये बात ऐसी है ना कि जैसे आप किसी भी दो बॉडी को ले लें, दोनों बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग हो और दोनों को आप कांटेक्ट में रख दें, तो हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी तब तक जब तक दोनों के टेम्परेचर की वैल्यू सेम नहीं हो जाती, राइट? यस सर। ठीक है, तो Yes. वैसी कहानी यहाँ पर भी है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब ऐसा ये फाइनली इट कम टू इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। और ए पे क्या क्या प्रेशर होगा? तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फाइनली वो कैंसिल ही हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट स्टिल प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ रो इनटू जी इनटू एच माइनस ऑफ एक्स। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? भाई ये जो ब्लैक वाली लिक्विड है उसकी हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। उसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर था, प्लस ये लिक्विड का प्रेशर और ऐड होगा उसके साथ, तो दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। बिकॉज लिक्विड इज स्टैटिक, तो प्रेशर एट बी क्या लिखेंगे हम? इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो इनटू जी इनटू इसकी जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई? h प्लस एक्स हो गई। अब सॉल्व कर लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसल्स आउट दिस, रो जी विल कैंसल आउट रो जी। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2h माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू h प्लस ऑफ x। ठीक है, तो ये h इज इक्वल टू 3x, या हम यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू h बाई 3। दिस इज योर आंसर। सर जी, सर अगर हम वही ये इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रेशर सेम वाला ये ब्लैक वाले लिक्विड के एकदम टॉप पे मानते तो टॉप पे मानते तो यहाँ पर का प्रेशर आपको लिखना पड़ता। अगर सर एक आप यहाँ पर टॉप पे यहाँ पे नहीं, वो जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे उसको। पहले मैं बता देता हूँ क्यों नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप टॉप पे मान लेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस, बट इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा?
अब आप कहोगे सर ये ये बीचों बीच है ना सर? हाँ, ये वाला ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस ये वाली हाइट। अब ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, हमें क्या पता? जी सर जी। हाँ? तो जबरदस्ती या तो आप हाइट कैलकुलेट करिए, उससे बेहतर नहीं है कि आप डायरेक्ट लोअर बॉटम में निकाल लीजिए ताकि आपको कोई फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर। सर मैंने वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल सब मार दिया इसलिए बराबर आ गया था। सर समझ गया सर। ठीक है, ये हो गया। एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं आपको। सर अगर ये मिसिबल होंगे, हम मतलब मिसिबल कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो रिएक्ट कर सकते हैं। मिसिबल हो गए तो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो सेपरेट अलग अलग कैसे करोगे दो चीजों को? दोनों तो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, मिक्सचर बन जाएगा ना। तो फिर आप प्रेशर की वैल्यू कैसे लिखोगे? आपको कैसे पता कि कौन सी लिक्विड का कितनी क्वांटिटी कहां पर है और दूसरे की कितनी क्वांटिटी कहां पर है? हाँ भाई, आगे बढ़े। जी सर। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया, ये समझ लिया, तो लेट अस टॉक फर्दर। तो देखिए, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। एक बार और ऐसा कर लो, उसके बाद फिर एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ जो नॉर्मली बुक के क्वेश्चन होते हैं। तो एक और ऐसा क्वेश्चन सर, मैं फिर से सिमिलर, बिल्कुल देखते ही आंसर, मतलब जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ तीनों। यहाँ पर लिक्विड, ये ब्लैक वाली लिक्विड, ये सेपरेटर है मान लीजिए, ठीक है। और इधर फिर से ये रेड वाली लिक्विड, फिर से हाइट, इनिशियल हाइट आप h मानेंगे, ये h मान लीजिए, ये h मान लीजिए, ठीक। इधर वाली जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी मान लीजिए 3 रो है। पूरा सॉल्व करिएगा, ऐसा नहीं कि उसी में कुछ आप इधर उधर करके लिख दीजिए आंसर, पूरा सॉल्व करिए ताकि आपको समझ में आए चीजें। इधर वाली डेंसिटी रो है, इधर वाली 5 रो है। ऐसा कर देता हूँ। बताइए कि इन द फाइनल केस व्हेन द लिक्विड विल फाइनली कम टू इक्विलिब्रियम आफ्टर द सेपरेटर इज रिमूव्ड एंड फाइनली द लिक्विड कम्स इन इक्विलिब्रियम, आपको बताना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड इन बोथ ऑफ द ट्यूब्स। वही सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेम, सिर्फ डेटा का डिफरेंस। करो जल्दी। सर चैट डिसेबल्ड है। चैट डिसेबल्ड है, एक मिनट। सिक्योरिटी चैट, देखो इनेबल हो गया शायद। x इज इक्वल टू h/4 बाय हर्षित। हर्षित का आंसर है h/4। सक्षम और जानवी, आप लोगों का क्या आंसर है? क्या हुआ, नहीं हुआ? देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर मैं सेपरेटर को, जी भेज रही हूँ सर। ओके,
सर वेट। जानवी -h/4 व्हाई हाइट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। हाइट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ दिक्कत है, कैलकुलेशन में कुछ गलती है। चलिए देखते हैं, यहाँ से आप लिक्विड आपका नीचे आएगा, तो यहाँ से लिक्विड नीचे आएगा, तो मान लीजिए एक साइड नीचे आ गया, तो ये बची हुई हाइट जो अब होगी हमारे लिए, मैं फाइनल सिचुएशन बना रहा हूँ, है ना, ये बची हुई हाइट जो हमारे लिए होगी, दिस हाइट विल बी इक्वल टू h माइनस ऑफ x एंड द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 5 रो विदाउट एनी डाउट। अब ये वाली लिक्विड इसको धक्का देगी, अब इसको धक्का देके क्या करेगा, ये लिक्विड को ऊपर पहुंचाएगा, तो देखो ये लिक्विड को ऊपर पहुंचाएगा, तो ये लिक्विड को ऊपर पहुंचाएगा, तो ये तब तक ऊपर पहुंचाएगा जब तक इधर का प्रेशर और उधर का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो ये ऑलरेडी h हाइट पे था, और इसमें और ये धक्का देके और x हाइट से ये अपनी जगह बनाएगा वहां पर, तो ये x हो जाएगा। सिंपल सा कहानी ये है। इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 रो आई गेस। इसकी डेंसिटी 3 रो है सर। यस ये सर। पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट्स हैं सर हमारे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो इन दोनों का प्रेशर हमें लिखना है। आप सिंपल सी बात है, प्रेशर लिखो, तो हम यहाँ पर ए पॉइंट का प्रेशर लिखेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ h प्लस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 3 रो which is the density multiplied by g. This is the pressure rho gh, ठीक है, is equal to ये वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ h माइनस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 5 रो मल्टीप्लाइड बाय g। अनडाउटेडली ये वाला टर्म कैंसिल, रो जी वाला टर्म कैंसिल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3h प्लस ऑफ 3x इज इक्वल टू 5h माइनस ऑफ 5x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो ये इधर ले आओ, तो 3h माइनस ऑफ 5h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2h इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8x। ठीक है, तो x की वैल्यू h/4 इज द राइट आंसर। जानवी आपका कहीं पर सिंप्लीफिकेशन में गलती हुई है सर ये डेंसिटीज मतलब अगर हम हाइट उल्टी साइड ले लेते हैं तो माइनस से आता है। हाइट उल्टी साइड मतलब मतलब जिसका हाइट का, हाँ अगर हमने मान लिया कि सपोज 3 रो वाला 5 रो को दबा देता है तो हाइट उल्टी आएगी ना। हाँ, 3 रो वाला 5 रो वाले को पहले से पहली बात तो दबा ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप कुछ उल्टा कर रहे हो, तो जब चमत्कार करोगे तो आंसर में भी चमत्कार आएगा। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में होता है, इट वाज आस्क्ड इन आईआईटी वे बैक, ठीक है, बट क्वेश्चन बेसिकली हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन ये बोला गया था, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहले तो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दूं। अब देखो इसमें कहता है कि ऑलरेडी हमारा मरकरी प्लेस था, बट हमने क्या किया, एक तरफ हमने ग्लिसरीन भरा और दूसरी तरफ हमने ऑयल भरा। अब समझना क्वेश्चन क्या है। ये मरकरी है, इस तरफ हमने, इस तरफ राइट वाले साइड में हमने इसमें ग्लिसरीन फिल किया है ओवर द मरकरी। ठीक है, मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, बट पहले समझते हैं। यहाँ पर ग्लिसरीन है ये, और ये जो लेफ्ट वाला साइड है उसमें हमने ऑयल तब तक फिल किया है जब तक ये ऑयल का फ्री सरफेस और ग्लिसरीन का फ्री सरफेस सेम लेवल पे नहीं आ जाता। ठीक है, I'll read out the question for you. Try to understand. A vertical U tube of uniform inner cross section contains mercury in both of its arms. मतलब दोनों साइड पे मरकरी था, ब्लैक वाले को आप मरकरी मान लो। डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको क्वेश्चन में दे रखा था, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1.3 ग्राम पर सीसी, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसी को हम केजी पर मीटर क्यूब में लिखते हैं तो 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ पर ये डेंसिटी जो क्वेश्चन में गिवन थी दैट वाज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
आपसे कहता है कि ग्लिसरीन, सॉरी ये ग्लिसरीन की डेंसिटी है, सॉरी ये ग्लिसरीन की डेंसिटी है, नॉट ऑफ मर्करी, ग्लिसरीन है ये। A glycerine of density 1.3 gram per centimeter cube, column of length 10 centimeter, it introduced into one of the arm। मतलब एक साइड पे जो हमने ग्लिसरीन भरा है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। ये ग्लिसरीन, मरकरी की हाइट अगर हम उसमें देखें कितने इसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो कितना हो जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मरकरी हम देखें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ग्लिसरीन का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे कहता है ग्लिसरीन की जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब आप आगे सुनिए, आपसे तीसरी चीज जो उसने बोला है कि वो ऑयल ऑफ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, oil of 0.8 gram per centimeter cube is poured in the other arm until the upper surface of the oil and the glycerine are in the same horizontal level। Find the length of the oil column। मतलब ये जो oil है इसके अंदर, उस oil की height कितनी होगी? What will be the height of this oil? Did you understand the question? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक तरफ से हमने ग्लिसरीन भरा है जिसकी हाइट आपको दे रखी है कि इट इज 10 सेंटीमीटर, और दोनों साइड पे मरकरी था, बट आप जब उसके मरकरी के ऊपर ग्लिसरीन रखोगे तो उस ग्लिसरीन का प्रेशर लगेगा, तो एक तरफ से वो मरकरी को दबाएगा, एक तरफ से मरकरी को दबाएगा तो मरकरी दूसरे साइड पे भागेगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। ठीक है, अब क्या किया कि वो एक तरफ से मरकरी भरा और दूसरी तरफ से ऑयल भी डाला है, ठीक है, और ऑयल का फ्री सरफेस और ग्लिसरीन का फ्री सरफेस सेम हाइट पे है, तो मरकरी इधर से दबी है बट इधर भी दबेगी बट कम दबेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर ग्लिसरीन का डेंसिटी देखें तो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ऑयल की डेंसिटी देखें तो इट इज ओनली 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑयल जो मरकरी को कम दबाएगा और ग्लिसरीन उसके कंपैरिजन में मरकरी को ज्यादा दबाएगा, तो इसलिए राइट वाले कॉलम में मरकरी जो है वो उसका डेप्थ ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा कंप्रेस होगी। कंप्रेस का एसेंस ये नहीं है कि भाई वो दब गई, उसका मतलब ये है कि नीचे ज्यादा उसको नीचे जाना पड़ेगा, और राइट वाले में वो कम नीचे जाएगा। रीजन ऑयल का जो डेंसिटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू द ग्लिसरीन। तो आपसे कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ऑयल, क्या करें, कैसे करें? सर एक पॉइंट मान लेंगे जो इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब हाँ कोई भी करो point। करो करो करो, ये सर। मानो पॉइंट, आंसर ढूंढो जल्दी से, जल्दी करना लेकिन। सर ये मरकरी काला वाला है ना? हाँ, ब्लैक वाले को मरकरी मान लो। चलो मैं करता हूँ, क्योंकि सर बस हमें एक सिलेबस मिनट आगे भी करना है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। सर 9.6 सेंटीमीटर। 9.6, यस राइट आंसर, 9.6 इज द करेक्ट आंसर। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सही किया हर्षित, गुड। सिंपल सी बात है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम सबसे कंफर्टेबल ये 2 पॉइंट्स है हमारे, देखो, क्योंकि हमें इस पॉइंट के ऊपर ग्लिसरीन का हाइट पता है, इस पॉइंट के ऊपर हमें ये पता है कि भाई अगर ये हम h हाइट मान लेते हैं फॉर दिस ऑयल, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस ऑफ h,
ठीक है, तो वी नो अबाउट द हाइट्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एच ओनली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, इस पे प्रेशर की वैल्यू शुड बी सेम, दैट इज प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। और प्रेशर एट ए होगा क्या, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, बिकॉज अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द राइट ऑफ द इक्वेशन एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वेशन फाइनली विल गेट कैंसल आउट। तो इसलिए अगर हम पॉइंट ए पे प्रेशर लिखेंगे तो पॉइंट ए पे प्रेशर क्या होगा, 10 into 1.3 मल्टीप्लाइड बाई जी। सर व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग द यूनिट्स, बिकॉज मुझे एक बात पता है कि अल्टीमेटली जी भी कैंसिल होना है, तो जी के यूनिट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको हाइट सेंटीमीटर में है और जो डेंसिटी है वो भी सेंटीमीटर में है, तो इसलिए हमें हाइट भी सेंटीमीटर और जी डेंसिटी भी सेंटीमीटर, तो आई डोंट नीड टू चेंज द यूनिट ऑफ डेंसिटी और यूनिट ऑफ हाइट, बिकॉज बोथ आर इन द सेम यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर। और जी तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए आई डोंट नीड टू चेंज जी और एनी अदर यूनिट। तो देखो ये वाला प्रेशर, दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू द ऑयल एंड द प्रेशर ऑफ दिस मरकरी। तो आप क्या लिखेंगे, pressure due to the oil would be written as 0.8 multiplied by ये डेंसिटी हो गई इसकी, multiplied by height multiplied by g, प्लस ऑफ इस साइड पे एक और चीज है, जैसे 10.8 multiplied by 13.6 multiplied by g, यही तो लिखेंगे। तो g cancels out everywhere, ठीक है, g कैंसिल हो गया फाइनली। तो आप सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 13 ऑन द लेफ्ट साइड, दिस विल बी इक्वल टू 0.8h प्लस ऑफ ये 10 into 13.6 विल बिकम इक्वल टू 136, ठीक है, और ये वाला माइनस ऑफ 13.6 मल्टीप्लाइड बाय h। डिड यू गेट दिस इक्वेशन हर्षित? जी सर, रिपीट कर देंगे, आवाज नहीं आई। आपको यही इक्वेशन मिली है? हाँ ये सर, जो हाँ मैंने सर। इक्वेशन लिखा है। अब फाइनली इफ you'll solve this equation you will get the answer for h, and that answer for h that you will be getting is 9.6 centimeter। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो ये जो आंसर आएगा that will be 9.6 centimeter। जानवी, did you understand this? जानवी, Yes. you just have to balance the pressure at the same level, मतलब you just have to equate the pressure at the same level, because as long as the liquid is static, the pressure at the same level is always same। हो गया? एक और क्वेश्चन करेंगे, Correct, उसके sir. बाद आप बॉइंट फोर्स वगैरह पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नोट करके बताइएगा। ओके, मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन करिए, फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बॉइंट फोर्स एंड बॉयंसी। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये आपसे बोला गया कि सर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, एक साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और दूसरे साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई राइट द वैल्यूज। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था इस पे। यस सर। यहाँ पर आप ऐसा अज्यूम करिए कि देयर इज अ वेट प्लेस्ड और बॉडी प्लेस्ड ऑफ मास 12 किलोग्राम। एक बॉडी है जिसका मास 12 किलोग्राम है। इधर जो हाइट ऑफ द लिक्विड है, ये इस लेवल से h हाइट और ऊपर है लिक्विड, मतलब ये लिक्विड भरी हुई है, इसमें लिक्विड का हाइट यहीं तक है, बट लेफ्ट वाले में लिक्विड का हाइट राइट वाले के कंपैरिजन में h हाइट और ज्यादा है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब शोन इन द फिगर इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसका एरिया ज्यादा है उसका एरिया लिखा हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। And if a mass of 12 kg is placed on the massless piston, what is the difference h in the level of water in the two tubes?
मतलब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच का जो एच का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस वो कितना है। अगर इस साइड पे हमने 12 केजी का वेट रख दिया है तो मतलब 12 केजी का मास रख दिया है तो दोनों में प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, कौन बताएगा? सर पहले ये सेम थे हाइट। हाँ, पहले हाइट सेम थी, जैसे ही हमने 12 केजी का मास रखा तो राइट साइड से लिक्विड कम होगी और लेफ्ट साइड की तरफ भागेगी, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बढ़ गया ना। तो प्रेशर बढ़ गया तो लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। देखो, पहले जब अपने वेट नहीं रखा था तो दोनों साइड पे प्रेशर की वैल्यू सेम थी। मान लीजिए कि ये दोनों साइड पे जो लिक्विड की हाइट थी वो सेम थी, ठीक है, तो प्रेशर सेम था, तो किसी भी डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड किधर फ्लो करेगा? और लेफ्ट। आपने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड किधर फ्लो करेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया तो इधर से लिक्विड इधर फ्लो करेगा ताकि इस एंड के प्रेशर और इस एंड का प्रेशर इक्वलाइज हो सके, है ना। प्रेशर एट द लेफ्ट साइड एंड प्रेशर एट द राइट साइड बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। तो इसलिए आपका लिक्विड विल फ्लो टुवर्ड्स द लेफ्ट ट्यूब, ठीक है, और तब तक जब तक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द हाइट। सर ये लिक्विड कौन सा है? डेंसिटी कोई सी भी लिक्विड है, डजंट मैटर, वो लिक्विड सेम है, मतलब थ्रू आउट द लिक्विड इज सेम, मतलब डेंसिटी फाइनली विल कैंसिल आउट। या आप एक काम करो, डेंसिटी कैंसिल नहीं होगी शायद, एक मिनट हाँ रुको। सर। डेंसिटी कैंसिल नहीं हो रही है। डेंसिटी कैंसिल, डेंसिटी की वैल्यू वही ले लो, 1 ग्राम पर सीसी या 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट में तो 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब ले लो। लिक्विड को वाटर मान लो, वाटर मान लो। जीरो 0.075 मीटर। नहीं, आंसर कुछ अगर 0.075 नहीं है सर आंसर सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर। यस यस सक्षम। सर आपने वो डेंसिटी कितनी बताई थी? डेंसिटी वही वाटर का बोले ना, डेंसिटी वाटर का ग्राम पर सीसी में 1 होता है और केजी में 10 टू द पावर 3 होता है। जीरो 0.15 मीटर। 0.15 मीटर होगा, है ना। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। जानवी क्या हुआ, तुमसे नहीं हुआ? जानवी मुझे एक बात बताओ, इस और इस, ये जो एच हाइट यहाँ पे लिक्विड गई है, ये एक्चुअली में इधर एच हाइट लिक्विड का प्रेशर बढ़ा है जो किसको बैलेंस कर रहा होगा? सोच के देखो, एक बात समझो, एक बात समझो, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बात समझो, लॉजिकली समझो, कोई उतना कठिन काम नहीं है। वैसे आप प्रेशर सेम लेवल पे इक्वेट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा लॉजिक भी लगा सकते हो अगर चाहो तो। पहले इसकी और इसकी हाइट सेम थी तो प्रेशर सेम था। यस हर्षित, राइट। इन दोनों की तरफ जानवी, इन दोनों तरफ हाइट सेम था तो प्रेशर सेम था। जानवी यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जानवी कहाँ गई? इंटरनेट इशू होगा। खैर, एक तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने वेट रखा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ा, तो इस प्रेशर के बढ़ने के कारण यहाँ पर लिक्विड भागा। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड आई है, वो एक्स्ट्रा लिक्विड इधर जो आई है वो किसको बैलेंस कर रही है? वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर आया उसी को बैलेंस करे। यस, यू आर ऑडिबल नाउ। ठीक है Yes, जानवी, sir. आई वाज आस्किंग कि मुझे एक बात बताओ कि पहले केस क्या था कि ऑन बोथ साइड्स द हाइट ऑफ द लिक्विड वाज सेम, राइट। अब आपने यहाँ पर Yes, प्रेशर sir. बढ़ाया, ठीक है, राइट साइड पे यू इंक्रीज द प्रेशर बाय जस्ट प्लेसिंग अ मास ऑफ 12 केजी ऑन इट। तो इसका एक फोर्स लगेगा इस पर, ड्यू टू विच द प्रेशर विल इंक्रीज ऑन द राइट साइड। तो इसकी वजह से होगा क्या, ड्यू Yes. टू दिस द लिक्विड विल फ्लो टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट में मान लो अगर एच हाइट लिक्विड इंक्रीज कर गया, मतलब लेफ्ट पार्ट में जो हाइट ऑफ द लिक्विड है वो एच ज्यादा हो गया, ठीक है, राइट वाले के कंपैरिजन में एच हाइट लिक्विड का ज्यादा हो गया इन द लेफ्ट पार्ट। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स्ट्रा हाइट आई है वो एक्स्ट्रा हाइट का प्रेशर
वो किसके प्रेशर को बैलेंस कर रहा होगा? ये जो वेट का प्रेशर लग रहा है उसी को तो बैलेंस करने के लिए ये हाइट ऊपर गया है। Yes, sir. समझ में आई बात? इसका मतलब मैं नॉर्मली ये कह सकता हूं कि द प्रेशर ऑफ दिस एच हाइट ऑफ द लिक्विड will be same as the pressure due to the force exerted by the 12 kg body on the liquid. पता नहीं क्या बोले, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये कह सकता हूं कि रो जी एच कैन बी रिटन एज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई ए। सोच के देखो, mg क्या हुआ सर? mg इज द फोर्स है भाई हर्षित भाई। mg क्या हुआ? फोर्स हो गया। फोर्स को एरिया से डिवाइड करूंगा तो प्रेशर आ जाएगा या नहीं आएगा? और ये जो प्रेशर जो 12 kg वाला लगा रहा है, ड्यू टू दिस प्रेशर ओनली द लिक्विड हैज राइज्ड अप इन द लेफ्ट ट्यूब बाय अ हाइट ऑफ h। तो h हाइट का जो प्रेशर है दैट हैज टू बी इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ mg, राइट? तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से h की वैल्यू निकालो, तो h की वैल्यू हो जाएगी mg डिवाइडेड बाय a इंटू रो इंटू g। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी यस और नो। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इज 12, g की वैल्यू g कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो मास इज इक्वल टू 12, एरिया आपको गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, which you will write 8 into 10 to the power minus 4 meter square, and density you will write it as 10 to the power 3 kg per meter cube। समझ आ गई बात? तो जो भी सॉल्व करोगे वो हाइट आ जाएगा इन मीटर्स। Yes. नोट हो जाए तो बताइएगा। Yes, sir. Done. वेरी गुड। अब आते हैं सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है बॉयंट फोर्स, ठीक है, या अपवर्ड थ्रस्ट, है ना जानवी, जो आपने कल पूछा था। अब उस बात पे आते हैं। अभी जो भी हमने डिस्कशन किया दैट वाज बेस्ड ऑन द नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, कि भाई लिक्विड का प्रेशर कैसे हम निकालते हैं। लिक्विड का प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, हाइट के साथ डिक्रीज करता है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है प्रोवाइडेड द लिक्विड इज स्टैटिक। ठीक है, तो ये प्रेशर पे हमने बात किया है ना, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, वरना एक्सेलरेटेड लिक्विड पे भी बात करता। ऑल्दो एक्सेलरेटेड लिक्विड इज नॉट द पार्ट ऑफ योर 11th सिलेबस, बट स्टिल अगर कभी फुर्सत मिला एग्जाम के बाद, अगर तुम लोगों का मन हुआ तो उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अभी चूंकि एग्जाम करीब है तो हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। देखिए अब बात समझिएगा कि सर मैं जो फोर्स की अब जो चीज की डिस्कशन हो रहा है दैट इज बॉयंट फोर्स। कौन सा फोर्स? बॉयंट फोर्स, जिसको हम बॉयंसी भी कहते हैं, BUOYANC, बॉयंसी, ठीक है, या बॉयंट फोर्स, या इसी को हम अपवर्ड थ्रस्ट का भी नाम देते हैं। अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट ये होता क्या है, क्यों एक्ट करता है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाने का स्टाइल मेरा अलग होगा, और जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगर वैसे तुम्हें समझ में आता है तो तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बॉयंट फोर्स या अपवर्ड थ्रस्ट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। सर सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अगर मान लो मैं आपको कहूं कि कोई कंटेनर ले लो, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया है, और आपको जो जो मैं इमेजिन करा रहा हूं ना हर्षित, वो इमेजिन करना। मान लो कि इसके अंदर कोई भी एक स्फीयर अज्यूम कर लो, जरूरी नहीं है स्फीयर अज्यूम करो, आप सिलेंडर अज्यूम करो, कुछ भी अज्यूम करो। इसी लिक्विड का स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर, यार तुम्हें नहीं आ रहा, इमेजिनेशन बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीकों को समझने के लिए आप इमेजिनेशन ये तगड़ी करें कि सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसी लिक्विड का इमेजिनरी स्फीयर अज्यूम कर लो। ये इमेजिनरी स्फीयर ऑफ द सेम लिक्विड, इमेजिनरी इमेजिनरी स्फीयर ऑफ लिक्विड, हमने ये अज्यूम कर लिया इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, और मान लीजिए कि लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो एक बात तो सर ऑब्वियस है कि अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं तो इस इमेजिनरी स्फीयर पे नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा या नहीं? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। लगेगा सर। Yes. लगेगा। अगर ये लिक्विड स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि ये जो इमेजिनरी स्फीयर है दैट हैज टू बी एट रेस्ट। भाई लिक्विड आपने स्टैटिक बोला है तो ये इमेजिनरी स्फीयर को तो रेस्ट में ही होना चाहिए ना। Yes, sir. अभी अगर रेस्ट में होगा तो इसका मतलब है कि इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक फोर्स लग रहा है सर, एंड दैट फोर्स इज ऑफ वेट mg, राइट? तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम अपवर्ड फोर्स व्हिच शुड बैलेंस दिस mg। सोच के देखिए, Yes, sir. ये फोर्स कौन लगाता है? तो ये जो फोर्स है वो इस स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर के नीचे वाली जो लिक्विड है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस तो कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता ही है,
ठीक है। तो एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एट दिस टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दिस लोएस्ट पॉइंट। नहीं आ रही बात समझ में? आ ये रही है पढ़ा सर। हमने, यस सर, है ना, कल ही हमने पढ़ा है। तो इसकी वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा इस पे, इमेजिनरी स्फीयर पे, एंड दिस नेट अपवर्ड फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ दिस लिक्विड। ठीक है, इमेजिनरी स्फीयर। ठीक है, ये जो एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है लिक्विड के अंदर किसी भी बॉडी पर, है ना, इस नेट अपवर्ड फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं या अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बॉयंट फोर्स या अपवर्ड Upward थ्रस्ट। अब एक thrust. बात इमेजिन कर, आप कहोगे तो ये तो सर आपने लिक्विड का ही इमेजिनरी स्फीयर माना था। अब कुछ बातों को इमेजिन करना कि ये तो हो गया सर अपवर्ड थ्रस्ट, ये है कॉन्सेप्ट। अब अगर तू इमेजिन कर कि लिक्विड का मैं इतना पोर्शन हटा दूं, इमेजिन करना है सर, फिर से इमेजिन कि इफ स्फीयर ऑफ लिक्विड is replaced by a sphere of some other material having same size, मतलब वॉल्यूम सेम, मटेरियल अलग है तो डेंसिटी अलग होगी, बट डिफरेंट डेंसिटी। अब एक बात इमेजिन करो कि अगर आप ये जो लिक्विड का स्फीयर आपने अस्यूम करा है, इमेजिन करा है, अगर मैं इसको हटाना मतलब इसकी जगह मैं किसी और को रखना चाहता हूँ, किसी मतलब मान लो कि आयरन का स्फीयर प्लेस करना चाहता हूँ या स्टील का स्फीयर प्लेस करना चाहता हूँ, तो क्या होगा कि अगर उस स्फीयर को आप प्लेस करोगे तो यहां से ये इस लिक्विड को हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? बात को समझो। अगर आप चाहते हो कि एक आयरन का स्फीयर टेक्स द पोजीशन ऑफ दिस इमेजिनरी लिक्विड स्फीयर, तो अगर आप आयरन के स्फीयर को इसकी जगह प्लेस करना चाहते हो तो यहां से इस लिक्विड के स्फीयर को आपको इमेजिनरी स्फीयर को हटाना पड़ेगा या नहीं? यस सर, भाई तभी तो वो अपनी जगह बना सकता है। इसका मतलब है कि whenever you immerse a body और you place a body inside a liquid, तो वो बॉडी अपनी जगह बनाने के लिए वहां से लिक्विड को हटाता है, नहीं आया, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आयरन स्फीयर हम इसके अंदर रखेंगे वो इतने इतने लिक्विड को हटा देगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना। मुझे एक बात बताओ, ये मान लो कि हमारा कोई स्फीयर ऑफ अनदर मटेरियल है। मुझे एक बात बताओ, स्फीयर ऑफ मटेरियल मान लीजिए ऑफ डेंसिटी सिग्मा, ऐसा मान लो। मुझे एक बात बताओ कि वॉल्यूम मैंने दोनों का सेम लिया है, बट मुझे एक बात बताओ कि इसका वेट और इसका वेट, जो इमेजिनरी लिक्विड का मैंने स्फीयर माना था और ये जो स्फीयर माना है, ये दोनों वेट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि सिग्मा अलग है और रो अलग है ना, तो डेंसिटी अलग है बट वॉल्यूम सेम है, बट डेंसिटी अलग है, तो मास अलग हो गया, मास अलग हो गया तो वेट अलग हो गया। तो मान लीजिए डब्ल्यू टी डैश। अब ये बात जरूरी नहीं है कि ये जो आपने बॉडी को इमर्स किया वो रेस्ट में ही रहे, ये नीचे भी जा सकती है, डूब सकती है, ये यही रुक भी सकती है। ठीक है, अब ये बात कैसे होगी? तो सर अभी भी इस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा और अभी भी इस पे बॉयंट फोर्स लग रहा होगा, या आप कह लो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा होगा, बट इस अपवर्ड थ्रस्ट की वैल्यू अभी भी उतनी ही होगी जितना पहले लग रहा था। आप इस साइज के लिक्विड के स्फीयर को हटा के वहां पर किसी का भी स्फीयर रख दीजिए, उससे आसपास वाली लिक्विड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो जितना पहले फोर्स लगा रही थी अपने लिक्विड के स्फीयर को रोकने के लिए, वो अभी भी फोर्स उतना ही लगाएगी जितना पहले लगा रही थी। यार तुम्हें नहीं आई बात समझ में? आई सर, आई। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर मैं एक लॉजिक से समझने की कोशिश करूं तो ये जो फोर्स पहले लग रहा था वो किसको बैलेंस कर रहा था? वो इतने वेट ऑफ द लिक्विड को बैलेंस कर रहा था। जब आपने इसकी जगह दूसरे स्फीयर को रखा तो उसने उतने लिक्विड के वेट को हटा दिया, बट अभी भी इस दूसरे वाले बॉडी पे भी अभी भी ये जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही लग रहा है ना जितना वो पहले लग रहा था। नहीं आया? ज्यादा सर, कंफ्यूजन हो गई? ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है या जो बॉयंट फोर्स है या बॉयंसी है, ये हमेशा किसके बराबर होता है? तो ये हमेशा बराबर होता है टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द इमर्शन ऑफ अनदर बॉडी इनसाइड द लिक्विड पार्शियली और कंप्लीटली। नहीं है? फिर से रिपीट करना है भाई। फिर से सुनिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर डेफिनेशन लिखा दूंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप किसी भी बॉडी को इमर्ज करिए, अब यही चीज है और यही इसी के साथ आर्किमिडीज की कहानी आती है। आप जब भी किसी भी बॉडी को इमर्ज करेंगे तो वो बॉडी पे जो लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है,
वो हमेशा किसके बराबर होगा? वो हमेशा उस वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होगा जितना वेट ऑफ द लिक्विड आपने डिस्प्लेस कर दिया है टू इमर्स अनदर बॉडी इनसाइड द लिक्विड। सोच के देखिए आप, ये अभी भी यहाँ पर ये देखो, ये अपवर्ड थ्रस्ट किसके बराबर था? यहाँ पर वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर था। अरे हाँ ना बोल, यस सर। वेट ऑफ Yes. लिक्विड के बराबर था। अभी भी ये एफ अपवर्ड थ्रस्ट किसके बराबर है? उसको ये नहीं फर्क पड़ रहा कि मटेरियल का वेट कितना, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, वेट ऑफ लिक्विड के ही बराबर लगेगा ये। समझ नहीं गया आ रही बात समझ में? आई सर आई। ठीक है। और जो वो कौन सी लिक्विड जो आपने वहां से हटाया है इसको, इसकी जगह वहां पर बनाने के लिए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कहते हैं इसको। पहले ये समझ में आया? सक्षम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पहले बताओ। यस सर। हाँ सर ये जो फर्स्ट केस में जो लिक्विड लिया, लिक्विड कह रहा हूँ, ये स्फेयर लिया है, ये लिक्विड का सर, ये मतलब क्या क्या स्फेयर समझ नहीं आया, मतलब कौन सा स्फेयर है मतलब आप ऐसा समझिए कि उसके लिक्विड के अंदर एक इमेजिनरी स्फीयर मान लेते हैं, लिक्विड का ही पोर्शन मान लेते हैं। अच्छा तो उस लिक्विड का अगर आपने कोई भी पोर्शन मान लिया किसी भी शेप का, जरूरी नहीं वो स्फीयर हो, सिलेंड्रिकल शेप का आप लिक्विड का पोर्शन मान लीजिए या क्यूब शेप का मान लीजिए, तो उस पे उसका जो वेट है उसको बैलेंस तो हो रहा होगा ना वो वेट, तभी तो वो पोर्शन ऑफ द लिक्विड विल बी इन इक्विलिब्रियम बेटे। यस ठीक है, सर, तो उसको मतलब कौन, हाँ बोलो। तो फोर्स, मतलब जो थ्रस्ट का फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। वो कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट थ्रू आउट नहीं, मैं अब इसी चीज को समझाता हूँ, रुक जाओ। मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ा अलग तरीके सर से वो बताऊंगा, नोट बट कर, उसे समझना पड़ेगा। नोट करना है इसको, हाँ सर इसको नोट करना। उसको नोट नहीं करना था, वो ऐसे ही समझो एक्सप्लेनेशन था, चाहो तो कर अच्छा सकते हो, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है। अब आता हूं मेन कहानी पर कि देखिए बेसिकली होता क्या है। आपने देखा है कि मान लो ये, अब इसको और लॉजिकली समझो आप कोई कंटेनर मानो, ये मान लो कंटेनर बिल्कुल भरा हुआ है, और मैंने आपसे बोला कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको तुमको इसमें इमर्स करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को तुम आधा इमर्स करो या जितना भी इमर्स करोगे, वो ऑब्जेक्ट जब उसके अंदर इमर्स होगा तो अपनी जगह बनाने के लिए वहां से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? यस सर। करेगा सर। करेगा, दूसरे को हटाएगा तभी अपनी जगह बनाएगा, वहां से डिस्प्लेस करेगा। तो जितनी लिक्विड को वो डिस्प्लेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट टू गेट इमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ही वेट है ना, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के ही बराबर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा जिसका नाम है अपवर्ड थ्रस्ट या बॉयंट फोर्स। नहीं ये बात समझ में? चलो और समझते हैं। नहीं यार तुम लोग बोल नहीं रहे हो। ए सक्षम क्या हुआ, तू नींद में चला गया क्या सक्षम? सर मतलब वो जो मतलब जो हाँ जितना पानी ऊपर जाएगा, मतलब पानी नहीं, लिक्विड, हाँ, कोई भी लिक्विड जितना ऊपर जाएगा या जितना वहां से हटा, पूरे लिक्विड का वेट नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, उतना ही सर जितना वहां से डिस्प्लेस हुआ। ओके ओके। ठीक है भाई, एक बात बताओ कि यहाँ पर एक का घर है, दूसरे का घर है, तीसरे का घर है, तुमने इसको यहाँ से भगा दिया और उसकी जगह खुद जाके रहने लगे, तो ये तुमसे बदला लेगा ना, इसे आप पड़ोसियों को क्या दिक्कत है तुमसे? यस सर। सिंपल सी बात है ना, हाँ वो सर हाँ। पड़ोसी आज की डेट में कोई होता है कोई किसी के लिए लड़ेगा क्या? तो वही हाल मॉलिक्यूल का भी है कि भाई जितनी लिक्विड आपने हटाई है वो खुद मुकाबला करेगा आपसे, मतलब वो जितने लिक्विड को आपने हटाया उसी के वेट के बराबर उस बॉडी पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। और यही अपवर्ड थ्रस्ट कारण है, रीजन है, जिसकी वजह से आप किसी भी, देखो आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत हल्की सी बॉडी को आप डिप करो, वो देखोगे ऊपर आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक शटल या कॉर्क जो भी कहते हैं आप उसको, है ना, उसको आप पानी में रखिए और दबाइए, तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर आ जाता है या नहीं आ जाता? यस सर। Yes. यार बहुत हल्का सा प्लास्टिक का बॉक्स ले लो, प्लास्टिक का बना हुआ कोई बॉक्स बहुत ये हल्का सा, या प्लास्टिक का बहुत छोटा सा वाला बॉल जो होता है वो ले लो, उसको पानी पे रख के सरफेस पे उसको दबाओ, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वो पानी पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसको ऊपर कौन यस ला सर। रहा है? तो उसको ऊपर ला रहा है अपवर्ड थ्रस्ट। वो क्यों लग रहा है? जितना उसने पानी को हटाया अपनी जगह बनाने के लिए, वो पानी ने उस पर फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ। समझ में आई बात? ठीक है, तो बेसिकली अब इस कहानी को ना आर्किमिडीज के साथ जोड़ेंगे हम।
पहले मैं आपको ये कहानी याद दिलाऊं कि आप लोगों को एक फेमस ये स्टोरी पता होगी कि आर्किमिडीज जब वो बाथ टब के अंदर गया था, और जब बाथ टब, आपने कहानी सुनी होगी ना ये वाली, यस सर। यूरेका यूरेका टर्म, बाथ टब के अंदर गया, जब वो बाथ टब में गया तो कुछ पानी बाथ टब से बाहर आ गया, तो फिर उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था रियल वेट और एपरेंट वेट का। वो आगे हम डिस्कशन करेंगे इसी में। और उसी ने ये प्रिंसिपल दिया जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, जो ये कहता है कि जो आप कितना जितना आप लिक्विड को डिस्प्लेस करते हैं, उतना ही लिक्विड के वेट के बराबर आप पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसका नाम है अपवर्ड थ्रस्ट। क्लियर है? इसीलिए जो आपका वेट है इन एयर और आपका जो वेट है इनसाइड द लिक्विड, वो दोनों सेम नहीं होता। देखो, अगर मान लो कि आपका एयर में वेट है mg, अभी मैं डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, पहले पूरी कहानी समझ ले, और आपने इसी बॉडी को ले जाके रख दिया लिक्विड के अंदर, तो इस पे तो mg तो लग ही रहा है, साथ साथ ऊपर की तरफ अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स भी लगने लगा या नहीं? तो इसका जो लिक्विड के अंदर वेट आएगा, दैट विल बी इक्वल टू mg माइनस ऑफ दिस फोर्स, जिसका नाम है अपवर्ड थ्रस्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? यस ठीक है, और इसका जब आपने एयर में लिया था वेट, तो दैट वाज इक्वल टू mg। तो ये रियल वेट कहलाता है, ये अपरेंट वेट कहलाता है। अपरेंट वेट जो मतलब आपको अपरेंटली मिलेगा कब? इनसाइड द लिक्विड। तो ऑब्वियस सी बात है कि एयर में आपका वेट ज्यादा और लिक्विड में वेट कम हो गया या नहीं? इसीलिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर अगर मूव करोगे तो उसका वेट आपको कम फील होगा। ठीक है, थोड़ा कम फील होगा। जब आप उसको बाहर निकालोगे हवा में, तो वो ज्यादा भारी महसूस होगा। नहीं आ रहा? यस सर। कुछ हजम हुआ? बॉइंट फोर्स क्या है? सर बॉइंट फोर्स, हाँ बोलो। सर मतलब ये फ्लोट करने में मतलब इसका, इसका सर मतलब इससे मतलब इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि बॉडी फ्लोट करेगी। हाँ हाँ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन इसी पे बेस्ड है कि बॉडी फ्लोट करेगी, कि सिंक कर जाएगी, कि पार्शियली सिंक करके फ्लोट करेगी, ये इसी पे बेस्ड है। वो हम बात करेंगे उस पे अभी, क्योंकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन इसके जस्ट बाद हमें समझना है। बट पहले ये समझ में आ गया कि बॉइंट फोर्स क्या है, कि कभी भी किसी भी बॉडी को आप पार्शियली और कंप्लीटली जैसे भी आप इमर्ज करिए, तो उस बॉडी पे एक फोर्स लगता है वो डायरेक्शन में, और उसी को हम क्या नाम देते हैं? बॉइंट फोर्स। बॉइंट। समझ रहे हैं? तो लिखिए डेफिनेशन। सर ये अपेरेंट वेट वाली कहानी वही है ना जो हमने लिफ्ट में किया था? हाँ, तो लिफ्ट में भी वेट का वेरिएशन आ जाता है, तो एक को रियल वेट और एक को अपरेंट वेट कहते हैं। वहां पर लिफ्ट के एक्सेलरेशन का कॉज होता है, और यहाँ पर जो है वो बॉइंट फोर्स इज द कॉज फॉर चेंजिंग द वेट। तो सर यहाँ वो पर भी अपरेंट मतलब जो रियल नहीं है। हाँ बोलो। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन ही नापती है ना? हाँ, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन ही नापती है। उस तो पर यहाँ पे जंप करने बॉयंट फोर्स लगोगे तो नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है। जी, तो यहाँ पे वही बॉयंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देता है ना? बॉयंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को, हाँ वो डिपेंड करता है, इसमें कई सारे वो कॉन्सेप्चुअल बातें हो सकती हैं। जी सर जी। ठीक है, खैर। तो भाई मैं क्या बोल रहा था? हाँ लिखे डेफिनेशन। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, the upward force acting on a body the upward force acting on a body emerged in a fluid partially or completely, emerged in a fluid partially or completely, emerged in a fluid partially or completely is known as buoyant force or upward thrust, is known as buoyant force or upward thrust, and the phenomena is known as buoyancy. Then
यस yes. ठीक है, अब इसी से रिलेट हो जाता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि बॉइंट फोर्स का मतलब क्या है, बट ये बॉइंट फोर्स लगेगा कितना किसी भी बॉडी पर, दैट वाज गिवन बाय आर्किमिडीज, और इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, उसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश किया था वही प्रिंसिपल है उसका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाने की कोशिश किया था। मैंने आपसे ये बोला था कि किसी भी बॉडी पे जो अपवर्ड थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स लगता है वो हमेशा किसके बराबर होगा, उसकी वैल्यू विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा, है ना। जितना आप लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करेंगे उसका जो वेट है उसी के बराबर अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा किसी भी बॉडी पे। तो इस बात को समझिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड thrust equal to the weight of the fluid displaced by it, and this upward thrust acts through the center of gravity of the displaced fluid. ये बात आपको पूरी बाद में समझ में आएगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है, बट इस बात को लिखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है इसको लिखिए। this states that this states that this states that when a body is partially or completely immersed, this states that when a body is partially or completely immersed, this states that when a body is partially or completely immersed in a liquid, partially or completely immersed in a liquid, it experiences upward thrust. It experiences upward thrust. It experiences upward thrust, which is equal to it experiences upward thrust which is equal to the weight of liquid displaced by the body, is equal to the weight of the liquid displaced by the body. लिख लिया, which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. Yes sir. ठीक है, and this force acts, एक और लाइन लिख लो, इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, फिलहाल एक लाइन लिख लो, this force acts through the center of gravity of displaced liquid. Through center of gravity of displaced liquid. Done? यस सर ठीक है सर, तो आज इतना ही रहने दीजिए। आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ दिस रिजल्ट कम्स, के ये कैसे पता चलता है कि दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।